गुड इवनिंग ऑल। अपने चल रहा था संधान कल्पना। अब थोड़ा बहुत मैं स्नेह कल्पना पूछ लेता हूँ, फिर अपन संधान कल्पना शुरू करेंगे। ठीक है। तो स्नेह कल्पना निर्माण के जो है स्नेह पाक विधि है, उसका सामान्य नियम बताओ मुझे को। स्नेह पाक के सामान्य विधि बताओ। वेरी गुड। हाँ, तो हिंदी में भी बता दो इसको। कोई और बताएगा हिंदी में? किसी को आता है? हिंदी बताएगा कोई इसकी सामान्य नियम स्नेह का? चलो मनीषा तुम ही बताओ। हम्म। स्नेह कल्पना निर्माण की विधि बतानी है, कैसे बनाते हैं, सामान्य नियम क्या है? हम्म। 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 अच्छा। अब पाक करने की विधि क्या है? पहले क्या मिलाएंगे, क्या करेंगे? पूरी विधि बताओ मुझे। जैसे तुम्हें कोई स्नेह कल्पना बनानी है तो सामान्यतः उसकी क्या विधि है, कैसे बनाएगा? भाई पहले स्नेह लेंगे, क्या करेंगे, या फिर कल्क डायरेक्ट डाल देंगे, या फिर कैसे, क्या प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि तुम्हें वहां पे कुछ याद नहीं आया ना, तो जनरल प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो जनरल प्रोसीजर तो एटलीस्ट तुम्हें एकदम टिप्स पर होना चाहिए कि हाँ अपन ने पहले ये किया, फिर उसके बाद वो ये काम किया। जैसे कि मनीषा तुम्हें याद है तो तुम बताओ कैसे बनाते हैं सामान्यतः स्नेह कल्पना कैसे तैयार करते हैं। ये तो प्रमाण बता दिया तुमने कि औषध कल का अपन ने एक भाग लिया, उसका चौगुना अपन ने क्या लिया, स्नेह ले लिया, उसका चतुर्गुण अपन ने जल ले लिया। ये तो ठीक है, लेकिन बनाया कैसे? उसको तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया। हाँ बताओ सुरभि। हम्म। हम्म। अच्छा। अच्छा, क्वाथ की जगह नॉर्मल जल भी हो सकता है? नहीं हो सकता? पहले नॉर्मल विधियां अपन देखते हैं। हाँ पहले नॉर्मल विधि की बात करते हैं। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ स्नेह कल्पना की, कि जनरली क्या होता है स्नेह कल्पना में। अपन सबसे पहले लेते हैं कोई भी मूर्छित स्नेह। मूर्छित स्नेह तो अपन अब लेते हैं। पहले चरक वगैरह शारंगधर वगैरह ने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया कि मूर्छित स्नेह लेना है। तो उन्होंने क्या कहा, सीधे स्नेह लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक प्रस्थ स्नेह ले लिया, तो स्नेह लिया, उसको करते हैं गरम। ठीक है। जब वो अच्छे प्रकार से गरम हो जाता है तो उसको फिर आंच से उतार लेते हैं। फिर जो बाकी औषध द्रव्य है जिनका तेल बनाना है या घृत बनाना है, तो उन औषध द्रव्यों का अपन चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण बना के, या चूर्ण या कल्क बना लेते हैं, कल्क बनाते हैं। ठीक है। कल्क बना लिया। अब इस कल्क को जो है, वो जो घृत अपन ने गरम किया था उसमें धीरे धीरे डाल देते हैं। ठीक है। अब कल्क और घृत का जो है वो, या तेल का वो मिश्रण हो गया। ठीक है। फिर उसमें जो है चतुर्गुण मात्रा में जल या फिर कोई भी द्रव, चाहे क्वाथ आपने यूज लिया हो चाहे कुछ भी, वो डाल के और फिर मंदाग्नि पे अपन पाक करते हैं। तो इस तरह से जो है निर्माण विधि है, जनरल निर्माण विधि जो होती है। फिर कुछ ऐसे होता है जिनमें अपन कल्क काम में नहीं लेते, वहां पर क्वाथ काम में लेते हैं उनका डायरेक्ट। स्नेह और क्वाथ से ही अपन तैयार करते हैं, कल्कहीन जो स्नेह कल्पना होती है उसमें। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब स्नेह सिद्धि के लक्षण बता दो जल्दी, ताकि अपन आगे बढ़े।
ये मैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि स्नेह कल्पना या संधान कल्पना दोनों में से एक तो 101% क्वेश्चन आ रहा है बड़ा, हर साल आता है। कई बार दोनों ही उठ के आ जाते हैं। तो इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है एक एक चीज याद होना। क्यों 10 नंबर में लिखोगे क्या? 10 नंबर में यही तो लिखोगे, स्नेह के भेद क्या होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तुम स्नेह पाक की विधियां लिखोगे, उससे रिलेटेड नियम लिखोगे। फिर स्नेह के मूर्छन का वर्णन करोगे। 5 नंबर में मूर्छन का भी क्वेश्चन आ जाता है, तिल तेल मूर्छन का वर्णन करो या गोग्रत मूर्छन का वर्णन करो। कैसे करोगे? तो वो सारी विधियां आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद वो पूछेंगे, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्नेह कल्पना निर्माण की विधि। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, एक सेकंड रुको। जैसे 10 नंबर में आपको स्नेह कल्पना पूछ ली, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे स्नेह के प्रकार। ठीक है, और योनिया प्रकार। दूसरे पॉइंट में योनिया लिख दी। तीसरे पॉइंट में फिर आपको लिखना है जो भी अपन स्नेह पाक की विधि है, जनरल विधि, उसको लिख दिया। चौथे में मूर्छना का वर्णन करना है कि स्नेहों की जो मूर्छना है उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना है, अगर 10 नंबर में पूछा है तो। इनका तिल तेल गोग्रत इन सबकी एक साथ मूर्छनाएं नहीं लिखनी, केवल शॉर्ट में वर्णन करना है कि मूर्छना करनी क्यों है स्नेह की। फिर पांचवा पॉइंट आपको लिखना है स्नेह कल्पना निर्माण की विधि, जो जनरल निर्माण की विधि है, जहां पर वो अभी श्लोक जो सुनाया था मनीषा ने, वो चीज और उसका डिस्क्रिप्शन जो भी डिटेल में आप लिख सकते हो वो डिटेल। फिर छठे नंबर पे उसके कुछ एग्जाम्पल, सातवें नंबर पे उसकी मात्रा। ठीक है, और आठवें नंबर पे जो है उसके उपयोग, कि स्नेह कल्पना अपन कहाँ कहाँ दे सकते हैं, किन किन रोगों में स्नेह कल्पना की जरूरत पड़ती है। तो ये सब आपको 10 नंबर में डिटेल में लिखना होता है। ठीक है, तो बताओ स्नेह सिद्धि के लक्षण, ताकि फिर आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। अब मैं है ना एक टर्म बोल रहा हूँ, तुम मुझे बताना है कि ये कौन से स्नेह पाक की टर्म है। तो मैं बोल रहा हूँ ईशत रस कलकस्तु। ध्यान से सुनना। मृदु पाक, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ ईशत कठिन कलकश्च। वेरी गुड। खर पाक। क्यों? क्योंकि खर पाक में क्या होता है, कल्क कठिन हो जाता है, कुछ कठिन हो जाता है जिससे उसकी वर्ती नहीं बने, और बन भी गई तो वो खंड खंड हो जाती है, यानी जल्दी टूट जाती है, ऐसा। और कल के नीरस कोमले, ये किसके लिए आएगा? मध्यम पाक, वेरी गुड। अच्छा, ऐसा पाक जिसमें जो कल्क है वो दरवी पे चिपकता नहीं है, वो कौन सा पाक है? मध्यम पाक, वेरी गुड। अच्छा, संयाव इव, ये कौन सा पाक है? मध्यम पाक, वेरी गुड। अच्छा, निर्यास की तरह किस में रहता है, कौन से पाक में रहता है निर्यास की तरह? मृदु पाक, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, पात्र पाक किसे बोला है? 2 नंबर में आता है, पूछा जाता है 2 नंबर में, कभी कभी आता है। पात्र पाक क्या है? वेरी गुड। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है, पात्र का जो है इम्पोर्टेंस ऐसे होता है कि जिस रोग में अपन उस स्नेह को दे रहे हैं ना, उस रोग को शमन करने के लिए जो पात्र बेस्ट होता है, उसमें है अपन स्नेह पाक की विधि को करते हैं, मतलब उसमें अपन स्नेह का पाक करते हैं। तो ये पात्र पाक हो गया। ठीक है, और पत्र कल्क क्या है? वेरी गुड। मिला के स्नेह पाक नहीं करते।
तेल पाक हो जाने के बाद उसमें उष्णावस्था में ही जो है, जैसे प्रक्षेप द्रव्य है ना, अपन सुगंधित द्रव्यों को ऐड करते हैं, तो इसमें पकाते नहीं है उसके बाद उसको। पत्र पाक अपने आप ही वो उष्णावस्था में ही होता है, एकदम गरम गरम होता है, तो अपने आप पाक हो जाता है, पकाते नहीं है, मतलब उसके बाद कंटिन्यू अग्नि हीट नहीं देते उसको। ठीक है। अच्छा, शारंगधर के अनुसार संधान कल्पना की परिभाषा बताओ। द्रवेशु, याद नहीं है क्या? वेरी गुड, यही है। हाँ, जोन सी याद हो जाए तुम्हारे लिए वो बेस्ट है, तुम्हें मतलब परिभाषा याद होनी चाहिए। अब बात तो सही है, द्रव्य गुण वाली वो यादव जी त्रिकम जी ने दी है, तो ये दो ही तो चलते हैं, एक तो शारंगधर संहिता, एक यादव जी त्रिकम जी, ये दो ही है जो जिनके अपन मत मानते हैं मेनली, जो है शारंगधर वैशज्य कल्पना में। ठीक है। तो अपन कर रहे थे कल लास्ट टॉपिक, तो जो अपन ने कही थी आज से शुरू करेंगे, वो था संधान परीक्षण, कि संधान कल्पना तैयार हो गई या संधान का प्रोसेस शुरू हो गया, उसके क्या क्या लक्षण है उनको देखकर अपन पता लगाते हैं कि हाँ भाई, अब अपना संधान कर्म शुरू हो चुका है, या फिर अब अपनी संधान कल्पना तैयार हो चुकी है, अब इसको बंद करके और अपन को प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आगे बता रखे। तो संधान पात्र में सभी द्रव्यों को डालकर मुख को बंद करके निर्वात स्थान में रख दिया जाता है। तब 7 दिन बाद जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस समय संधान पात्र में सुन सुन की आवाज प्रारंभ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CO2 गैस का निर्माण शुरू हो जाता है, वो CO2 जो है बाहर निकलती है, इसलिए जो है आवाज उत्पन्न होती है एक सुन सुन की। ठीक है। यह आवाज कान लगाकर सुन सकते हैं। एक तो ये बात हो गई कि संधान शुरू हुआ, उसका कैसे पता लगा? कि हिसिंग साउंड, यानी सुन सुन करके ऐसे कुछ आवाज आती रहती है उस पात्र से, तो इससे अपन को समझ में आता है कि हाँ भाई, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी चीज यहाँ पे, कि जलती हुई तीली को पात्र के बीच में ले जाने पर वह बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है, तो CO2 क्या काम करती है? बुझाने का। ऑक्सीजन क्या काम करती है? जलाने का। तो पात्र में CO2 होती है, इसलिए वो जब अपन पात्र के बीच में लेके जाते हैं उस तिल्ली को, जलती तिल्ली को, तो वो बुझ जाती है। ठीक है। तो ये दो मेनली जो चीजें यहाँ पे होती है, जिससे अपन को पता लगता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मतलब एग्जाम्पल अगर आप वापस बताऊं, मैं आपको समझाऊं इस चीज को, कि आपने एक पात्र लिया, उसमें वही पानी डाल दिया, आपके संधान के लिए जो भी द्रव्य हैं वो सारे डाल दिए। ठीक है। उसके बाद पात्र के मुख को बंद कर दिया। फिर जो स्टार्टिंग में जब अपन देखते हैं पात्र को बंद करने से पहले, तो ना तो उसमें तिल्ली बुझती है, ना ही उसमें से कोई साउंड आ रहा होता है। 5-7 दिन पड़े रहने के बाद फिर अपन उसको वापस चेक करते हैं, तो उसमें फिर साउंड आने लग जाता है, हिसिंग साउंड टाइप। ठीक है। इसके अलावा जलती तिल्ली जब अंदर लेके जाते हैं तो वो बुझ जाती है, इससे अपन को पता लगता है कि हाँ, अब फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद हर 5-7 दिन 7 दिन के गैप के बाद वापस चेक करते हैं, तो उस वक्त भी अगर गुजरी होती है लो तीली, और आवाज साउंड आ रहा होता है, तो मतलब अभी तैयार नहीं हुई। फिर जब तैयार हो जाती है, किण्वीकरण या फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है कि जब किण्वीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, तब पात्र में सुन सुन की आवाज जो है वो बंद हो जाती है, और संधान पात्र के बीच में माचिस की जलती तीली ले जाने पर वह जलती रहती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति की पहचान है। यानी अब CO2 फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फुल फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। मतलब अपनी जो कल्पना है वो तैयार हो चुकी है, तो इसलिए ये संधान की परीक्षा है। अच्छा, अब संधान कल्पना का सिद्धि लक्षण अगर आपको कोई पूछे, तो आप क्या बताओगे उसमें? यही जो 2-3 टेस्ट है ना, यही लिखने होंगे। किसी भी संधान कल्पना की परीक्षा पूछ ले या संधान कल्पना के सिद्धि लक्षण पूछ ले, तो आपको यही 3 परीक्षाएं लिखनी है। पहली क्या है कि हाँ भाई, अपने जो जलती तिल्ली लेके जाते तो वो बुझ जाती है। दूसरी क्या है कि उसमें कोई साउंड नहीं आता, हिसिंग साउंड टाइप। और तीसरी है लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है? CO2 गैस की परीक्षण किया जाता है। ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बोलो।
हाँ तो कंप्लीट वही तो पता लग रहा है यहाँ पे, कंप्लीट फॉर्म का कैसे पता लगेगा तुम्हें कि हाँ भाई मध्य तैयार हो गई। ऐसे तो अपन बोलते हैं आशा वरिष्ठ जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, लेकिन अपन तैयार कब मानते हैं। बिल्कुल, यहाँ बन तो गया, और क्या बनेगा इसमें। आशा वरिष्ठ तैयार हो गया, तभी तो अपन ये परीक्षा की क्यों है कि भाई अपनी कल्पना तैयार हुई या नहीं हुई, ये चेक करने के लिए तो ये परीक्षाएं कर रहे हैं अपन। और ये चेक कैसे करेंगे कि अल्कोहल जब बनता है उस दौरान क्या होता है कि अपने CO2 जो है रिलीज होती है। जब CO2 रिलीज होनी बंद हो गई, मतलब जो टोटल फर्मेंटेशन अपन को अचीव करना था वो हो चुका है। ठीक है, अब आगे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो इससे अपन को ये पता लगता है कि अपनी जो है प्रोसेस, अपनी जो तैयार हो चुकी है कल्पना। ठीक है, समझ आ गया। और जैसे सिद्धि लक्षण होते क्या है, जहां पे अपनी प्रिपरेशन जो अपन कर रहे हैं वो तैयार हो गई, उसको अपन अब यूज ले सकते हैं। तो ये परीक्षाएं अगर सब पास कर लेगा तो अपन उसको एज ए आशा वरिष्ठ पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। वो तैयार हो चुकी है अपनी कल्पना यूज करने के लिए। समझ रहे हो। वैसे तो आशा वरिष्ठ जितने पुराने होंगे उतने अच्छे होते हैं। ठीक है, क्लियर है सुरभि। तो तीसरी परीक्षा थी अपनी लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें जब CO2 पास होगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक परीक्षा है कि अगर वो दूधिया हो रहा है तो मतलब इस वक्त क्या है, CO2 फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे चेक करेंगे कि एक नली अटैच कर लेंगे, जैसे पात्र के अंदर एक नली डाल देंगे, उसको डिप नहीं करेंगे उसमें, बस वो जो ओपन स्पेस है ना, खाली जगह उस तक ही रखेंगे। फिर अगर CO2 बन रही हो तो वो नली के थ्रू जो है धीरे धीरे करके पास होगी। अब नली का दूसरा सिरा अपन लाइम वाटर में डाल देंगे। ठीक है, लाइम वाटर में डालने पर वहां पे बुलबुले उत्पन्न होने लग जाएंगे CO2 के कारण, और फिर जो है कलर धीरे धीरे दूधिया हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को पता लगेगा कि हाँ भाई अपनी फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो ये सारे जो हैं संधान परीक्षण हो गए। संधान परीक्षण में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वैसे तो आपके क्वेश्चन ये नहीं आएगा संधान कल्पना सिद्धि के लक्षण लिखो, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में बताया, कभी गलती से आ जाए तो कोई घुमा के पूछ ले तो। बाकी तो संधान परीक्षण के नाम से ही 2 नंबर में पूछी जाती है परीक्षाएं, या फिर 5 नंबर में पूछ लेते, लाइम वाटर टेस्ट लिखी है संधान कल्पनाओं का, तो वहां आपको ये फॉर्मूला और ये आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये की नली जोड़ी है अपन ने कांच की या ट्यूब जोड़ी है, उसमें CO2 पास होती है, फिर वो जो है चूर्णोदक या फिर लाइम वाटर में जाती है, फिर बुलबुले उठते हैं, ये सारा आपको वहां 5 नंबर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो संधान परीक्षण में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं आशा वरिष्ठ की। तो मैंने आपको बात की थी कि जो संधान कल्पना है वो 2 टाइप की होती है, एक तो मध्य कल्पना एल्कोहलिक प्रिपरेशन, एक शुक्त कल्पना। ठीक है, तो मध्य कल्पना में क्या क्या आ रहे थे अपने, आसव, अरिष्ट, ठीक है, फिर उसके बाद सुरा, चौथा क्या था, वारुणी, पांचवा क्या था, जो अपने मार्द्विक वगैरह हो गई, और छठा क्या था, सीधू। तो ये सारे किस में आ रही थी, अल्कोहल प्रिपरेशंस में आ रही थी। ठीक है, फिर उसके अलावा मैरेयक, सुरासव, ये सब क्या है, मध्य कल्पना के अंतर्गत आ गई। फिर शुक्त कल्पना, शुक्त कल्पना जो होती है वो होती है एसिडिक प्रिपरेशन, जिसमें एसिड बनता है, जैसे कि शुक्त खुद। इसके अलावा कांजी, कांजी कैसी होती है, खट्टी होती है। ऐसी ही आरनाल, आरनाल भी कांजी का ही पर्याय है, तो वो भी क्या है, खट्टी कल्पना है। सोवीरक, तुशोदक, ये सारी जो है खट्टी कल्पना है, एसिडिक प्रिपरेशन है, वो दूसरे टाइप की संधान कल्पना होगी। अभी अपन पढ़ रहे हैं पहले मध्य कल्पना। तो मध्य में पहला अपन पढ़ते हैं अब आसव। ये क्लियर है, संधान कल्पना 2 तरह की, मध्य यानी अल्कोहल प्रिपरेशन, और फिर उससे ज्यादा खट्टी होकर जब संपूर्ण रस नष्ट हो जाते हैं, मधुर आदि केवल अम्ल रस बचता है, तो उसको बोलते हैं अपन शुक्त कल्पना। ठीक है, तो मध्य कल्पना के एग्जाम्पल क्या कहते हैं, आसव, अरिष्ट, सुरा, सीधु, वारुणी, ठीक है, मैरेयक, सुरासव, ये सारे। इसके अलावा शुक्त कल्पना, शुक्त वर्ग में क्या क्या आ जाएंगे, शुक्त, कांजिक, सोवीरक, तुशोदक, चुक्र, धान्याम्ल, ये सारे जो हैं अपने
सुक्त कल्पना के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं अब आसव। तो आसव का क्या है? गुहे अभिशवे धातु से आसूय निष्पाद्यते, यानी इससे क्या है, रस अर्थ में, इस अर्थ में आसव शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसे संधान करके बनाया जाए उसको आसव कहते हैं। शूय अभिशवे मतलब जिसको संधान करके तैयार किया जाए उसको आसव कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पता लगा संधान क्रिया के द्वारा निर्मित होने के कारण इसे आसव कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से आसव शब्द मध्य पात्र के लिए जो है प्रयुक्त होता है, मध्य मात्र के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। फिर ये जो आपको डेफिनेशन याद करनी है, यद अपक्व औषध आम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम से आसव है। यद अपक्व औषध अम्बुभ्याम, यहाँ पर क्या है, अपक्व औषध, अपक्व जल लेते हैं काम में, यानी केवल अपक्व औषध और जल के संयोग से संधान क्रिया द्वारा जो कल्पना तैयार होती है उसको आसव कहते हैं। ठीक है। फिर अपन बात करें, ये आसव की परिभाषा हो गई। मतलब यहाँ पे अपन ने क्वाथ निर्माण नहीं किया है। यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक मिट्टी का या फिर चीनी मिट्टी का जो भी स्टील का पात्र लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें जो भी संधान को इनिशिएट करने वाले द्रव्य हैं जैसे कि धातकी और गुड़, इनको डाल दिया। फिर जिन औषध द्रव्यों का अपन को आसव बनाना है, जैसे कुमार आसव में कुमारी आदि द्रव्य जो है वो ऐड कर दिए, फिर ढक्कन बंद किया और उसको निवात स्थान में रख दिया। ठीक है, एक सूटेबल टेम्परेचर पे। तो इस तरह से अपनी बनती है आसव कल्पना। ठीक है, ये हो गया आसव की परिभाषा। अब आसव की योनियां, तो आसव की 9 योनियां होती है। कौन कौन सी? धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वक और शर्करा। और इन 9 आसव योनियों के जो है टोटल 84 जो है अपने आसव होते हैं टोटल। ये चरक संहिता में बताया, चरक ने बताया है कि 9 तो आसव योनियां होते हैं और टोटल 84 आसव होते हैं। ठीक है। अब इन 9 आसव योनियों 84 आसवों को याद करने का मैं बता देता हूं आपको एक बार। शायद यही होना चाहिए। हाँ, तो 9 आसव योनियां और 84 आसव याद करने के आपको तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो ट्रिक इसकी ये है, शपथ का धर्म पूरा मुर्गा साफ। ये इसकी जो है ट्रिक है। ठीक है, शपथ का धर्म पूरा मुर्गा साफ। तो श से क्या आ जाएगा? शर्करासव। पै से पत्रासव। त से त्वगासव, यानी यहाँ पे प्लांट का जो पार्ट काम में लिया है उसकी बात हो रही है। जैसे शर्करासव मतलब शर्करा मिक्स होती है जिनमें आसवों में, उसके लिए बताया है। ठीक है, शर्करासव। फिर पत्रासव कि जो जिसमें औषधियों के जो है पत्र काम में लिए जाते हैं। फिर त्वगासव कि औषधियों के त्वग भाग से जो है आसव निर्माण किया जा रहा है। फिर का से कांडासव, कांड काम में ले रहे हैं यहाँ पे प्लांट का। ठीक है। धर्म, धर्म से आप क्या याद रख सकते हो? धान्यासव। ठीक है। पूरा, पूरा से पुष्पासव, पू से पुष्पासव याद हो जाएगा आपको। मुर्गा, मुंह से क्या आप याद रख सकते हो? मूलासव। साफ, साफ में 2 वर्ड है, सा से सारासव, फे से फलासव। इस तरह से जो है आप 9 आसव याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? शपथ का धर्म पूरा मुर्गा साफ। अब ट्रिक में एक फायदा और है, आपको जो है बढ़ते क्रम में चीजें जो है आपको याद हो जाएंगे इसमें आसवों की संख्या। तो 1 2 4 4 6 10 11 20 24 ये बढ़ते हुए क्रम में है सारे। तो ऐसे ही आपको जो है याद करने पड़ेंगे। अब थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यानी शर्करासव की संख्या कितनी? 1। पत्रासव की कितनी? 2। त्वगासव की कितनी? 4। कांडासव की 4। धान्यासव कितनी संख्या? 6। पुष्पासव की 10। मूलासव 11। सारासव 20। फलासव की 24। इस प्रकार से टोटल कितने आसव बताए आचार्य चरक ने? 84 आसव। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ट्रिक समझ में नहीं आया? फलासव 24। 26 दे रखे हैं, 1 मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, 26 कर लेना इसको। ठीक है, ये लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई, जो अभी बनाया है ना मैंने ये, इसको 26 कर लेना। ठीक है, फलासव 26। तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, किसी को और कोई डाउट? आगे बढ़े। ये 24 का 26 कर लेना है ना, आप खुद हाथों से, अपने हाथों से लिख लेना इसको।
कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना, है ना। क्या है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके कि जो है आसवों की योनियां लिखी है, 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे, तो इसलिए आपको ये याद करना है, ठीक है। तो आसव की परिभाषा क्या होती है, बताओ मेरे को। बिल्कुल सही। यद अपक्व औषध अम्बुभ्याम मध्यम से स्यात् आसव, ठीक है। तो ये आसवों की जो है परिभाषा, उसकी योनियां और उसकी संख्या जो है इसकी बात कर ली। अब आसव के गुणों की बात कर लेते हैं। तो मन, शरीर, अग्नि के लिए जो है बलवर्धक होता है। अनिद्रा, शोक, अरुचि का नाशक होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है, ठीक है। अब आसव, अरिष्ट, ये सब क्या है, मध्य कल्पना है। तो मध्य के जितने गुण होते हैं ये सब उनको देने वाले होते हैं। अब मध्य क्या होती है, प्रसन्नता लाने वाली होती है, विषाद को दूर करने वाली होती है। हालांकि ये परमानेंट विषाद दूर नहीं करती, लेकिन टेम्पररी जो है प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाली होती है, प्रहलाद को उत्पन्न करने वाली होती है। इसके अलावा चूंकि तीक्ष्ण होती है और स्रोतसों की शोधक होती है, तो अग्नि दीपन करने वाली होती है, ठीक है। क्यों, तीक्ष्ण चीज है और उष्ण चीज है, तो कफ का शमन करने का काम करेगी। तो इससे क्या होगा, स्रोतसों का अवरोध जो है दूर होगा। तो इसलिए यहाँ पे अग्नि दीपक होगी। अग्नि दीपक होगी तो अग्नि शरीर का बल है, तो बल भी मिलेगा शरीर को। तो इस तरह से जो है ये काम करेगी, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पे, जो कि है अरिष्ट। न रिष्यते इति अरिष्ट है, कि जो चिरकाल तक नष्ट या खराब नहीं होता है उसे अरिष्ट कहते हैं, ठीक है। अरिष्ट में द्रव्य का संयोग तथा संस्कार से गुणाधान अधिक होता है। अब यहाँ पे कैसे अधिक होगा इसकी बात करेंगे अभी, जब मैं आसव अरिष्ट का कंपैरिजन बताऊंगा। तो इसकी परिभाषा मेन ये है, क्या है, अरिष्ट है क्वाथ साध्य स्यात्, मतलब औषधियों का क्वाथ बना के संधान क्रिया द्वारा जो अपन कल्पना तैयार करते हैं उसको अरिष्ट बोलते हैं। फिर बोल रहा हूं, औषधियों का क्वाथ बना के संधान क्रिया के द्वारा जो कल्पना अपन तैयार करते हैं उसको अरिष्ट कल्पना कहते हैं, ठीक है। ये अरिष्ट हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आसव और अरिष्ट में श्रेष्ठ कौन। तो आपके हिसाब से कौन श्रेष्ठ होना चाहिए और क्यों, कोई बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही, शाबाश। बिल्कुल यही रीजन है इसके पीछे, कि अरिष्ट जो होते हैं उसमें अपन पहली बात तो औषधियों का क्वाथ काम में लेते हैं। तो औषधियों का पूर्ण सार, अब काष्ठ औषधियां भी अपन काम में लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ कठिन द्रव्य भी होते हैं। उन कठिन द्रव्यों का सार निकालने के लिए क्वाथ ही बेस्ट होता है। डायरेक्ट आप पानी में कितने दिन डुबो के रख लो, उतना सार नहीं निकलेगा जितना एक क्वाथ में निकलेगा। क्यों, वहां उष्णोदक भी काम, उष्ण जल काम में आ रहा है, उबलता है, क्वथित होता है वो द्रव्य। तो इसलिए एक तो सार ज्यादा आएगा। दूसरी बात ये, अग्नि संयोग क्या है, किस में आता है, संस्कार में आता है, अग्नि सन्निकर्षात, संस्कार का ये एक टाइप है। तो संस्कारो ही गुणांतर धान है, इससे क्या होगा, उसमें और नए गुणों का आधान भी होगा। तीसरी बात, अग्नि संयोग के कारण जो अपनी प्रिपरेशन है वो लघु होगी। और आचार्य चरक कहते ही हैं कि लघु चीजें जो हैं वो कभी जल्दी से नुकसान नहीं करती। हमेशा लघु आहार, लघु ही आपको जो है अन्नपान औषध का सेवन करना चाहिए, जो सुपाच्य हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो वो सब गुण इसमें हैं, इसलिए जो है ये आसव से अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर उसके बाद आशा वरिष्ठ निर्माण की विधि। तो वानस्पतिक द्रव्यों के क्वाथ, स्वरस आदि में गुड़, शर्करा, मधु मिलाकर संधान पात्र में रखकर उसमें किण्व। अब किण्व से क्या मतलब है कि आज की डेट में क्या है, फर्मेंटेशन को थोड़ा प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यीस्ट डाल देते हैं। फॉर्मेशन के दौरान यीस्ट डाल देते हैं। वैसे तो पुराने जमाने में दात की पुष्प डालते थे। दात की पुष्प जो होता था वो इनिशिएटर का काम करता है, उसके कारण फर्मेंटेशन इनिशिएट होता है, इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। दात की पुष्प आपको हर जो भी आशा वरिष्ठ आप देखोगे उसमें डालते ही हैं। क्यों, क्योंकि वो इनिशिएटर है फर्मेंटेशन का। आजकल तो क्या है, अपने किण्व, सॉरी, जो किण्व होते हैं ना, फर्मेंटेटर, उनको भी डाला जाता है, जैसे कि यीस्ट वगैरह जो है, या मतलब बैक्टीरिया जो है बाहर ग्रो करके एनवायरनमेंट में, फिर उसको जो है मिक्स कर दिया जाता है ताकि जल्दी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो किण्व डालते हैं। इसके अलावा सुगंधित एवं गंध औषध द्रव्यों का चूर्ण या यवकूट चूर्ण मिलाकर
शराब संपुट कर जो है निवात स्थान में 20 से 25 दिन तक रखते हैं। शराब संपुट से मतलब ये नहीं है वो शराब संपुट करके पुट पाक कर दिया, वो वाला शराब संपुट नहीं है यहाँ पे। शराब संपुट मतलब अच्छी तरह से बंद कर दिया उसको, एकदम पैक कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया अच्छी प्रकार से, और फिर जो है उसको निवात स्थान में रख दिया। फिर मद्य के निष्पन्न होने पर परीक्षा करके छानकर पुनः उस पात्र में जटामांसी, मरीच, अगुरु आदि द्रव्यों से प्रलिप्त और धूपित करके जो है संधान पात्र के मुख को बंद कर कुछ दिन तक रखा रहने देना चाहिए। अब मान लो आपने संधान क्रिया कर रहे हो आप उसमें, और आपका जो है जो भी प्रोडक्ट है वो तैयार हो गया, ठीक है। तैयार होने के बाद जो पात्र ना उसको क्या करना है, अपन को डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन जो ये द्रव्य बता रखे हैं जटामांसी, मरीच, अगुरु, इनका धूपन करते हैं, ठीक है। इनका धूपन करने के बाद कुछ दिन के लिए उसको अलग से पात्र को दूर रख देते हैं। जब वो पूरी तरह से जो है स्टरलाइज हो जाता है या फिर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, उसके बाद जो है पुनः उसको नया वापस से जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पहली संधान कल्पना बनाई, उसके तुरंत बाद उसको पानी से झकोल कर दोबारा दूसरी संधान कल्पना बना दी, ऐसे नहीं करना है। उसको पहले प्रॉपर स्टरलाइजेशन करके उसके बाद ही आपको नई संधान कल्पना जो है आपको बनानी है, ठीक है। अब ये जो अपन ने संधान कल्पना तैयार हुई उसको छानकर सुरक्षित पात्र में रखा जाता है, ठीक है। तो आशा वरिष्ठ की निर्माण विधि समझ में आ गई। अब ये क्वाथ जो दे रखा है वो दे रखा है अरिष्ट के लिए, ये आप आसव के लिए नहीं लिख सकते। क्यों? आसव में तो अपन क्या कर रहे हैं, एपक व औषधि काम में ले रहे हैं। तो ये आशा वरिष्ठ की कॉमन निर्माण विधि लिख रखी है, इसलिए आपको यहाँ पर क्वाथ स्वरस आदि लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से है ये। अब निर्माण विधि में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे चलें। अब आते हैं प्रक्षेप द्रव्य ऐड करने का, कि जिन आशा वरिष्ठों में जल, गुड़, मधु आदि प्रक्षेप द्रव्यों का जो है मान स्पष्ट उल्लेख न हो, वहां पर सामान्य नियमानुसार 1 द्रोण जल में 1 तुला गुड़, ठीक है। और जो इक्षु है, हाँ सॉरी, जो मधु है वो आधा तोला, 2.4 kg तुला, यहाँ पे तोला नहीं है तुला है, ठीक है, 100 फल, तो आधा तुला, ठीक है। और प्रक्षेप द्रव्य 480 ग्राम मात्रा में डालकर जो है आशावरिष्ट बनाया जाता है। ये चीज आप याद रख लेना। क्या हो गया?